नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज वह दिन है जब भारत में पूरी तरह से भारत का और भारत के लोगों के लिए गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। दोस्तों, वैसे तो संविधान बनाने का जो काम था वह 26 नवंबर 1949 को पूरा हो चुका था, लेकिन उसमें जो आखिरी दूसरा आर्टिकल था उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि इसको लागू करने का जो दिन है वह तय किया गया था 26 जनवरी 1950। क्यों? जब संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन तक कल प्रभाव से पूरे संविधान को लागू क्यों नहीं कर दिया गया? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे यानी कि 1950 से हम सीधे चलते हैं 1929 में। 1929 में 19 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, जहां लाहौर उस समय जो हमारे पंजाब प्रांत की राजधानी थी, वहां पर चल रहा था कांग्रेस का अधिवेशन। उस अधिवेशन में बहुत सारे ऐसे नेता थे हमारे उस समय देश के, जो भारत को बतौर डोमिनियन स्टेट स्वीकार कर रहे थे कि अंग्रेजी सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करती है, तो हमें एक डोमिनियन स्टेट बनाकर कम से कम मुक्त करें। लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस अधिवेशन में मौजूद थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हम 125वीं जयंती आज मना रहे हैं। इन दोनों लोगों को यह बात गवारा नहीं थी कि भारत मात्र इतने संघर्षों के बावजूद मात्र एक डोमिनियन राष्ट्र बनकर रह जाए, एक डोमिनियन स्टेट बनकर रह जाए। इन्होंने प्रण किया वहीं पर कि हम अपना जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज का प्रण लिया इन्होंने, पूर्ण स्वराज का प्रण लिया और कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। उस दिन यानी 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर सभाएं हुई और लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्र होने की शपथ ली। उस दिन को भविष्य में हम याद रखें, इसके लिए जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, तो आखिरी दूसरे आर्टिकल में एक व्यवस्था बनाई गई। वह आर्टिकल संख्या है 394, जिसमें यह दिया गया कि यह संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। और आखिरी एक्ट जो था 395, उस एक्ट में यह लिखा गया था कि इससे पूर्व जो एक्ट यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था और कहा गया था कि भारत को 2 डोमेन्स में आजाद किया जाएगा। 2 डोमेन्स यानी कि भारत जब तक अपना संविधान नहीं बना लेता है तब तक यह हमारे डोमेन के रूप में रहेगा। जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 1948 तक रहे यहाँ हिंदुस्तान में, उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी रहे 1950 तक, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो गया। तो 2 डोमेन बनाने का निर्णय लिया था उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसे पारित किया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिस पर सिग्नेचर थे वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली के। और इससे पहले जो विंस्टन चर्चिल थे वो तो भारत को आजाद करना ही नहीं चाहते थे। बड़े संघर्ष के बाद एटली आए तो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। उस एक्ट के बाद
जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारा जो सबसे आखिरी आर्टिकल उस समय था 395, उस 395 आर्टिकल में यह लिखा गया था कि आज जब यह संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है, तब इससे पूर्व जो संविधान हमारे यहाँ चलता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो था, उसे पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, वह समाप्त होता है। इसके साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी समाप्त किया जा रहा है और भारत अब अपने संविधान के अनुसार भारत के लोगों का, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा बनकर तैयार हो गया है। और चूंकि संविधान 2 महीने पूर्व 29 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, उस वक्त तकरीबन 15 जो आर्टिकल्स थे वो लागू कर दिए गए थे, जिनमें से कि एक तो नागरिकता से संबंधित था और एक चुनाव से, क्योंकि जब तक 1950 में चुनाव नहीं हो जाते तब तक फिर सरकार कैसे बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन होगा। तो अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। और चलते हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिनका जिक्र हमें कल बीच में आया था कि भारत को बतौर डोमेन स्टेट आजाद किया जाएगा, 2 डोमेन्स में, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो थोड़ा सा इसमें मैं चाहूंगा कि आपको बता दूं कि ये डोमेन क्या होता है। एक होता है कॉलोनी यानी उपनिवेश, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित राज्य, तीसरा होता है आपकी डोमेन, और चौथा होता है पूर्ण माने संप्रभु राज्य जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। पहला कॉलोनी यानी 1947 से पहले जब तक अंग्रेजों की हुकूमत हम पर चलती थी, हम कॉलोनी थे, हम एक उपनिवेश थे। उसके बाद राज्य करने का एक प्रकार आता है प्रोटेक्टेड। इसमें क्या होता है कि किसी एक राज्य को जिसके ऊपर किसी और का अधिकार हो, उसमें उसके कुछ अधिकार सीमित होते हैं, उस राज्य का अपना संविधान होगा, उस राज्य की अपनी सारी व्यवस्था होगी, लेकिन उस राज्य की अपनी डिफेंस व्यवस्था नहीं होगी। उसको डिफेंड करेगा वह राज्य जो उसके ऊपर औपनिवेशिक व्यवस्था के तौर पर था या होने जा रहा है। तो वह जो है उसकी जो मिलिट्री व्यवस्था है, जो डिफेंस की व्यवस्था है, वह उसको देखेगा। उसके साथ साथ उसकी उस देश की जो प्रोटेक्टेड देश है, उसकी विदेश नीति भी वही देश तय करेगा जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिन पर उस प्रोटेक्शन देने वाले देश का अधिकार होता है। तीसरी जो व्यवस्था आती है डोमेन की। डोमेन में सब कुछ आपका होगा, विदेश नीति भी आपकी होगी, डिफेंस भी आपका होगा, संविधान भी आपका होगा, लोग भी आपके होंगे, देश भी आपका होगा। लेकिन उस राष्ट्र का जो प्रथम व्यक्ति है, उस राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, उस राज्य का, पॉलिटिकली अगर कहें तो उस राज्य का जो अध्यक्ष होगा वह दूसरे देश का होगा, जिस देश ने उसे डोमेन के तौर पर माना है। वह देश यानी जैसे कि अगर इंडिया को, भारत को डोमेन के तौर पर अगर स्वीकृति मिली होती, जैसा कि गांधी जी भी चाहते थे और उनके साथ के कई सारे और नेता थे, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का नहीं अपितु ब्रिटेन का होता। आज हमारे पास हमारा अपना राष्ट्रपति है, हमारे अपने राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वह नहीं होते, उनकी जगह पे ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधित्व करता या शासक होता यहाँ पर। खैर, उसका हमारी व्यवस्था में कोई हाथ होता नहीं, वह कुछ कर नहीं सकता था। जो भी व्यवस्था होती अपने संविधान के अंतर्गत ही होती, अपनी व्यवस्था के अंतर्गत होती, लेकिन वह एक हमारे ऊपर काला धब्बा होता कि हम अभी तक डोमेन है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या एक तरह से ब्रिटेन के डोमेन ही है। तो कॉलोनी से यानी उपनिवेशवाद से हम आकर मैंने जैसे आसमान से टपके खजूर पेट के वाला हाल हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारे देश के लिए जिन्होंने सपना देखा था कि यह देश कभी आजाद होगा, ऐसे लोगों का सपना साकार होता है।
हमारा अपना संविधान होता है, हमारे ऊपर से विदेशी अंकुश हट जाता है और हमारे ऊपर फिर भी वह विदेशी अंकुश तो हट जाता है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग भी बैठ जाते हैं जो हमारे देश के संविधान के माध्यम से हमारे देश का इतिहास बदल देते हैं। वह बदल देते हैं कि हमें कैसे आजादी मिली। वह हमें बरगला देते हैं कि आजादी हमें किसी एक व्यक्ति ने दिलाई, किसी एक व्यवस्था ने दिलाई। वह हमें यह समझा देने में लगभग राजी हो जाते हैं कि उनके अलावा जो देश के लिए सोच रहे थे लोग, उनका संघर्ष जो था बहुत कम था, बहुत मान्य नहीं था। वह हमें समझा देते हैं कि हमें राष्ट्रवादी नहीं, हमें बाकी विचारधाराओं को सोचना चाहिए। वह हमें समझा देते हैं कि जब आप राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ चलेंगे तो आपको कट्टर माना जाएगा। वह हमें यह समझाने में संवैधानिक रूप से राजी हो जाते हैं, व्यवस्था ऐसी बना लेते हैं कि आप अगर अपने अतीत को याद करते हैं, आप अपने उस परम वैभव पर जब आप थे, जब आपके राष्ट्र में सब कुछ था, उसको जब याद करते हैं तो आपको एक खास विचारधारा के साथ जोड़ दिया जाएगा। वह इस पूरी जनता को यह बरगलाने की व्यवस्था अच्छी तरह से बना चुके होते हैं कि आप अपने देश की उस पुनः पुरानी वैभव को स्थापित न कर सके। आप जब करने चलेंगे तो आपके ऊपर ऐसे हजारों सवाल खड़े करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। इस राज्य से पर्दा उठना शुरू होता है जब उसी व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ लोग यह सोचना शुरू करते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस कौन थे, क्या किया उन्होंने देश को। भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, बीहड़ों में लड़ने वाले वो लोग कौन थे, वीर कुंवर सिंह कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, ये तमाम लोग कौन थे और इनका क्या कोई योगदान नहीं था आजादी में। मंगल पांडे कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, 1857 का गदर जो था, जो क्रांति थी, वो क्या थी। आजादी हमें किसी एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष व्यवस्था की वजह से नहीं मिली। भारत की स्वतंत्रता यहां रहने वाले उस समय के हरेक व्यक्ति की सोच ने दिलवाई। भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए और व्यवस्थित ऐसे ही बरकरार बनाए रखने के लिए, इसको और बेहतर करने के लिए अब भारत में रहने वाले और आगे भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें सोचना होगा कि हम अपने इतिहास को जानें, हम अपने अतीत का जो वह गौरवशाली भारत था उसे जानें, उसको पुनः स्थापित करें। हम वह गौरव पुनः प्राप्त करें जब पूरे विश्व से, समूचे विश्व से छात्र छात्राएं आए और यहां पर रहकर, हिंदुस्तान में रहकर पढ़ाई करें और यह जाने कि हिंदुस्तान का ज्ञान आज भी उसी तरह बरकरार है। वह ये जाने कि तक्षशिला और नालंदा की जो वैभव था वह ये था। वह ये जाने कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह हमारी मां है जिसका हम वंदन करते हैं प्रतिदिन, और हम अपना वैभव इस तरह का बनाएं कि आने वाले समय में कभी भी कोई इस तरह का व्यक्ति एक बार यह सोच भी ना सके कि भारत को पुनः परतंत्र बनाया जा सकता है, भारत पर पुनः आक्रमण किया जा सकता है या भारत को पुनः बरगलाया जा सकता है, भारत को पुनः उस व्यवस्था में धकेला जा सकता है जब यह पुनः अपने वैभव को खो दे। तो मित्रों, जाते जाते आपसे मैं एक बार यह आग्रह करूंगा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? क्या हम गुलामी की मानसिकता से उबर चुके हैं? क्या हम यह सोचना शुरू कर चुके हैं कि भारत ऐसा देश था, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर इतना कुछ था
कि पूरे विश्व के लोग लालायित रहते थे यहाँ आने के लिए, और यहाँ वो उस तरह की व्यवस्थाएं, सड़कें, रेल और तमाम चीजें बना के गए, जिसके माध्यम से हमारे वो तमाम संसाधनों को नोच खसोट कर, लूट कर लेकर अपने देश चले गए। हमें अपना वह वैभव पुनः प्राप्त करना है, और आने वाले 25 वर्षों में क्या हम यह प्रण कर सकते हैं कि हम उस पुनः परम वैभव को प्राप्त कर सकेंगे? हम गणतंत्र हो गए, हमारी व्यवस्था है पूरी, भारत के लोगों की व्यवस्था है पूरी, क्या इस व्यवस्था को हम इतना बेहतर कर सकते हैं कि हमको अब दुनिया पुनः याद करेगी कि यह वही गौरवशाली भारत है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखती थी और चाहती थी कि कैसे यह वैभव हम लूट कर अपने घर ले जाएं। लेकिन वह ये जुर्रत न कर सके, उनके अंदर यह भावना भी न पैदा हो सके कि कैसे इनको हम लूट कर वापस अपने घर ले जाएंगे। वह हमारे पास बल भी रहे, वह हमारे पास बुद्धि भी रहे, वह हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी रहे, लेकिन हमारा वह वर्चस्व भी रहे इस विश्व में कि हम ही विश्व गुरु हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।